बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ET 223 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आज जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो जो टॉपिक है वो आर्टिकल नंबर 20 है, मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने आर्टिकल नंबर 19 जो है वो पढ़ लिया है, जिसमें था मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा है मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखें कि जिस वक्त दो फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि वहाँ पे एक फोर्स अमल करती है। तो अब उस फोर्स को हम यूटिलाइज करके हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं जनरल आपको बता दूं, जैसे आपको अट्रैक्शन टाइप में बताया था कि वहाँ पे क्या है कि एक आयरन पीस यूज किया जाता है जिसको आप स्पिंडल के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और उसके करीब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ही जब बनता है तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफ्लेक्शन फोर्स जो है वो अमल करती है। तो वही फोर्स जो डिफ्लेक्शन फोर्स अगर हम रिपल्शन की वजह से हासिल कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा इसमें क्या होता है कि दो आयरन पीसेस यूज किए, उसमें एक आयरन पीस यूज किया जाता है और उस आयरन पीस को एक मैग्नेटिक फील्ड के करीब रखा जाता है, उसके नज़दीक रखा जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके ऊपर अमल करती है। अब इसमें क्या होता है कि आप एक सॉलिनॉइड यूज करते हैं। सॉलिनॉइड के अंदर एक ऐसी कॉइल होती है जिसको अंदर जो है वो गैप होता है। आप उस गैप के अंदर अगर दो आयरन पीसेस रख देते हैं तो और उस कॉइल को जिस वक्त एनर्जाइज किया जाता है, जो मेजरिंग क्वांटिटी है जब उसमें से गुजारी जाती है, तो वो कॉइल एनर्जाइज होने से क्या होगा कि उसके अंदर जो गैप बनता है सॉलिनॉइड के साथ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस जब आयरन पीसेस को आपस में पीसेस के साथ लिंक करते हैं तो उसको भी मैग्नेट बना देता है। तो दोनों पीसेस का सेम पोल्स बन जाते हैं, दोनों एंड जो है वो सेम पोल्स बनते हैं। अब आपको पता है कि सेम पोल्स इज रिपेल टू ईच अदर, तो वो दोनों वहाँ पे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर ऐसा होता है कि एक आयरन पीस को हम फिक्स कर लेते हैं और दूसरे आयरन पीस को मूवेबल कर लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि चूंकि फिक्स आयरन पीस तो अपनी जगह पे कायम रहेगा, वो मैग्नेट तो जरूर बनेगा, लेकिन जो मूवेबल पीस है तो वो भी मैग्नेट बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब चूंकि एक फिक्स है, एक मूवेबल है, और जो मूवेबल है उसको अगर आप स्पिंडल के ऊपर फिक्स कर देते हैं, स्पिंडल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो ही जब उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है अमल करती है तो वो उसको घुमा देगी। तो अब जब वो आयरन पीस जो है वो रिपेल होगा तो चूंकि वो स्पिंडल के ऊपर फिक्स किया हुआ है तो स्पिंडल के ऊपर भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो अमल कर लेती है। अब उसी स्पिंडल के ऊपर अगर आप एक पॉइंटर लगा लेते हैं तो पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं। तो बेटे इन इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब कोई दो आयरन पीसेस को, जो सॉफ्ट आयरन पीसेस हैं, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अमल करती है, जिसकी वजह से उसका पॉइंटर जो है वो हरकत में आ जाता है। तो इसको रिपल्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखें कि यहाँ पे इस फिगर में ज़रा गौर कीजिएगा कि इस फिगर में ये दो आयरन पीसेस हैं बेटा, और ये हमारे पास ये कॉइल है, और इस कॉइल के जब आप मेरी क्वांटिटी इसमें से गुजारते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों आयरन पीसेस जो है वो मैग्नेट बन जाते हैं और इनके दोनों के पोल जो है वो सेम है। अब ये एक फिक्स आयरन पीस है, इसका ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ये इसका साउथ बन जाएगा, या ये साउथ बन सकता है। ये अगर आप इसी को कहते हैं कि ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा। तो सेम इसका अपोजिट ये जो मूविंग आला है तो ये भी नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। तो आप इसमें देखें कि एक हमारे पास आयरन पीस था जिसको हमने क्या किया कि फिक्स कर दिया इस कोर के साथ, और दूसरे जो है वो आयरन पीस जो है वो स्पिंडल के साथ फिक्स कर दिया है। तो आप देखिए कि जिस वक्त इन दोनों के ऊपर सेम पोल्स पैदा होंगे तो सेम पोल्स होने की वजह से क्या होगा कि ये मैग्नेट इसको रिपेल कर देगा। तो रिपेल होने की सूरत में क्या होगा कि इसके ऊपर ये ट्विस्ट कर जाएगा। तो चूंकि ये स्पिंडल के साथ फिक्स किया हुआ है तो स्पिंडल के ऊपर भी ट्विस्टिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो भी स्पिंडल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो पॉइंटर जो है वो बेटा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो
इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे देखेंगे ये फिक्स्ड आयरन पीस, अगर ये साउथ बनता है, ये भी साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। अब इसका एक फायदा ये होता है कि देखें कि आपको जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट थे उसमें आपको ये बताया गया था कि वो सिर्फ डीसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है, अगर आप इसको एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एसी में चूंकि पोलैरिटी चेंज होती है तो एट द सेम टाइम ये पोल जो है वो भी अल्टरनेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये नॉर्थ बनता है तो ये भी नॉर्थ बनेगा। अगर पहले हाफ साइकिल में ये दोनों नॉर्थ बनते हैं तो अगले हाफ साइकिल में ये साउथ बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि इन दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो सेम रहती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बेटा पोलैरिटी सेम होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अमल करती है। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। नेक्स्ट आता है बेटा 20.2 कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन में पहले आपने इसके पार्ट्स बता देना है कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के हिस्से कौन कौन से हैं। तो इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 फिक्स्ड कॉइल, ये हमारे पास ये फिक्स्ड कॉइल है बेटा, ये वाली और ये वाली, इसको हम फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं, फिक्स्ड कॉइल। उसके बाद 2 आयरन पीसेज फिक्स एंड मूवेबल, इसमें 2 आयरन पीसेज हैं, एक आयरन पीसेज फिक्स वाला ये और एक ये मूवेबल। 2 आयरन पीसेज विच प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, one is a fixed magnet and the other one is movable. Spindle, this is your spindle। अब जो मूविंग आयरन पीस होगा उसको स्पिंडल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जबकि फिक्स्ड आयरन पीस को हम कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। पॉइंटर विद बैलेंस वेट, ये पॉइंटर है और दिस इज योर बैलेंस वेट। बैलेंस वेट। नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रोल स्प्रिंग, दीज आर 2 कंट्रोल स्प्रिंग। उसके बाद स्केल एंड एयर डैम्पिंग। और एयर डैम्पिंग के लिए ये एयर चैम्बर दिया हुआ है और इसके अंदर ये बेटा पिस्टन जो है वो मूव करते हैं। तो ये है इसके पार्ट्स। तो आगे आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा कि क्या होता है कि जिस वक्त आप मूविंग आयरन को मूव कराना होता है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, या मेजरिंग क्वांटिटी चाहे वो आपके वोल्टेज हैं या करंट्स हैं, जब इस कॉइल के साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो यह करंट इस कॉइल में से जब गुजारी जाती है तो क्या होता है कि इसके दरमियान यहाँ पे एक मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट बनने से क्या होगा कि अब एक आयरन पीस जो है वो इस कोर के साथ फिक्स किया हुआ है, तो ये भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। और यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जब इसमें से मूव करती है यहाँ से फ्रॉम वन कोर टू अनदर कोर, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आयरन पीस भी सेम पोलैरिटी के साथ मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है यहाँ पे पैदा होती है। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जब पैदा होगी तो इस मूविंग आयरन को रिपेल करेगी। जब ये रिपेल करेगी तो ये पॉइंटर जो है वो आगे को डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो स्पिंडल है ये भी ट्विस्ट होगा, तो ट्विस्ट होने से क्या होगा, पॉइंटर को आगे वो मूव करेगा। अब इसमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास एयर चैम्बर है, इस एयर चैम्बर के अंदर यहाँ पे पिस्टन लगाया गया है। तो जब ये पॉइंटर आगे मूव करता है तो ये पिस्टन भी आगे को मूव करता है और इसके फ्रंट पे आने वाली जो हवा होगी वो इसको कंप्रेस करेगी। तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि इसके अंदर डंपिंग फोर्स जो है वो भी अमल में आ जाएगी। तो लेकिन कि यहाँ पे तीनों फोर्सेस जो है वो अमल कर रही हैं। एक फोर्स डिफ्लेक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है मूव किया, और वो डिफ्लेक्टिव फोर्स हमें कहाँ से हासिल हुई है, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो यहाँ पे जब ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सेम पोलैरिटी होने की वजह से, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ डिफ्लेक्टिव फोर्स जो है हमें हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है मूव करता है। अब दूसरी फोर्स आपको बताई हुई है कंट्रोलिंग फोर्स, उसके लिए हमने ये स्प्रिंग जो है वो लगाई हुई है। अब देखिए दोनों स्प्रिंग्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, एक जो है वो क्लॉकवाइज में आ रहा है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में फिक्स किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब डिफ्लेक्टिव फोर्स की वजह से पॉइंटर मूव करता है तो इनमें से एक स्प्रिंग जो है वो अंदर की जानिब सिकुड़ता है, जबकि दूसरी की जानिब बाहर स्ट्रेच होता है, बाहर फैलता है। तो इस दौरान इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है कि जब आप सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस पॉइंटर को दोबारा अपने जीरो पोजीशन पे लेके आती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जहां पे जब डिफ्लेक्टिव फोर्स आगे मूव करती है, साथ साथ कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो भी अमल कर रही होती है, जो इसको अपोजिट डायरेक्शन पे चल रही होती है। तो साथ साथ डंपिंग फोर्स है। डंपिंग फोर्स बेटा आपको बताया गया है क्यों इस्तेमाल की जाती है, ताकि पॉइंटर जो है अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन पे विदाउट ऑक्सीलेशन
बगैर ऑक्सीलेट किए वो अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन के ऊपर फ़ौरन साकन हो जाए, जिसकी वजह से हमें जो है टाइम की भी बचत हो जाती है और एग्जैक्ट रीडिंग जो है हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम डंपिंग फोर्स जो है हम यूज़ करते हैं। अब वो जो डंपिंग फोर्स है वो इस एयर चैम्बर में हासिल हो रही है, क्योंकि इसके सामने हवा आ जाती है, इस पिस्टन को वो हवा रोकती है और ये अपोजिट डायरेक्शन पे होती है, जिसकी वजह से आपका पॉइंटर जो है वो बगैर ऑक्सीलेट किए अपने फाइनल स्टडी पोजीशन के ऊपर साकन हो जाता है। तो जब ये जो स्प्रिंग्स हैं इनके ऊपर ये कंट्रोलिंग फोर्स जो अमल करती है, कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स के। तो पॉइंटर किस जगह पे जाके साकन होता है, जहां पे कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के। तो जब यहाँ पे ये दोनों टॉर्क ऐसी जगह जहां पे ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पे बेटा पॉइंटर जो अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके काम करने का असूल भी है, और ये कैसे काम कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे कि ये किस किस जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा 20.3 एप्लीकेशंस। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? यूज एज एम्पेयर मीटर, यूज एज वोल्ट मीटर, यूज एज पावर फैक्टर मीटर, यूज एज सिंक्रोस्कोप। तो लास्ट टाइम पे आपको बताया था सिंक्रोस्कोप क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दो अल्टरनेटर या दो जनरेटर जो आपस में पैरेलल में जोड़े जाते हैं, तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए या उनकी फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम सिंक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये AC और DC दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज DC मेजरमेंट एज वेल एज ACA मेजरमेंट। तो बेटा आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और कोशिश करें कि आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो नोट करते जाएं। तो अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक किया, अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें और अपने दोस्तों को भी इनको बताएं कि इस चैनल के बारे और इसमें आर्टिकल जो है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।